गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी न्यू क्लास है और आई होप आपको कल की जो क्लास थी वो अच्छी लगी होगी। और अब हम एएलपी के लिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एएलपी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और कल वाली क्लास में कुछ छोटे से पॉइंट मिस हो गया था, उससे पहले हम वो करेंगे। सबसे पहले है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई होती क्या है? खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी होती है। वो कितनी होती है? 1.495 गुना 10 की पावर 11 मीटर के लगभग। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको निर्वात, निर्वात यानी जहाँ पर वायु ना हो, निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष जैसे ये इसका नाम है, ऐसे देख के लगता है कि ये प्रकाश से ही रिलेटेड कोई यूनिट होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जो होती है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। फिर है पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो होता है 3.084 गुना 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी क्वेश्चन किसी भी रूप में चाहे ऐसे पूछ लेता है कि सबसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, प्रकाश का, या फिर चार ऑप्शन देंगे तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन होता है कि ये दूरी का मात्रक है या प्रकाश का मात्रक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। तो सबसे पहले कार्य। कार्य होता क्या है? कार्य यानी किसी भी एक बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना। विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह खिसका देना या चलाना, वो उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको हम कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब कार्य मान लो जैसे कि ये एक बॉक्स है। ठीक है, हमने इस पर इधर एक बल लगाया एफ, तो ये विस्थापित होगी इधर की साइड। ठीक है, यानी मान लो पहले यहाँ पर थी और फिर यहाँ पर, यानी एज डिस्टेंस विस्थापन पर विस्थापित हो चुकी है। ठीक है, यानी बल द्वारा विस्थापन की दिशा में लगाए गए कार्य वो W बराबर F इंटू एस के होता है। तो यानी बल द्वारा विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य F इंटू एस के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे कार्य की 3 कंडीशन होती हैं। कार्य निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देखते हैं। जब हमारा जो बल है वो किसी भी वस्तु पर थीटा एंगल से लगता है, तब हम क्या करते हैं? इसके दो कंपोनेंट लेते हैं यानी घटक, क्योंकि हमें पता है कि जो बल लेना है वो विस्थापन की दिशा वाला लेना है। तो अब ये तो विस्थापन की दिशा में नहीं है, तो हम इसके घटक लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। इसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। जो थीटा की लाइन में होगा उसको हम कोस में डिवाइड करेंगे और जो ऊपर होगा उसको साइन में, यानी एफ कोस थीटा। अब हमें पता है कि विस्थापन इधर होना है, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, यानी W बराबर एफ कोस थीटा, यानी एफ W बराबर एफ इन
एस इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे हम तीनों कंडीशन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव यानी धनात्मक। धनात्मक कार्य कब होगा? धनात्मक कार्य तब होगा जब हमारा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस हो, यानी कोस थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो। 1 कब होगी? जब हमारा बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो तब हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो अब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा की वैल्यू हमने 1 तो यहाँ 1, तो ये होगी हमारी वर्क की मैक्सिमम वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब आता है कि वर्क निगेटिव कब होगा। जब हमारी थीटा की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, यानी 90 से बड़ी और 180 से कम, यानी ऐसे। तो जब हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 120 या 180, ठीक है, यानी 90 से 180 के बीच में होगी, तो ये वैल्यू हमारी सारी निगेटिव में जाएगी। जैसे कि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसमें जो हमारा कार्य होगा वो न्यूनतम होगा। जैसे कि W इज इक्वल टू F टू S और cos 180 की जगह रखेंगे -1, तो W इज इक्वल टू -F इंटू S, तो यानी जो हमारा कार्य होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव कैसे होता है, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका, अब उसको ऊपर जाने के लिए गुरुत्व बल लगाती है जो पृथ्वी, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है तो इसमें हमारा कार्य निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब होता है शून्य। कार्य शून्य कब होगा? यानी जब हमारा कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90। जब हमारा जो बल होगा वो ऐसे लगेगा, यानी 90 डिग्री पर, तो उसमें हमारा जो द्वारा जो किया गया वर्क है वो 0 होगा। तो यानी F इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है, जैसे कोई कूली है, वो अपने सर पर कोई भार लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, अब हम सोचते हैं कि ये लेके जा रहा है यानी कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन नहीं, जो उसके सर पे भार रखा उसमें जो किए गए विस्थापन हो रहा है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो जो किया गया कार्य है वो 0 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। ये तो था वर्क। अब आता है हमारा ऊर्जा। पहले सॉरी, ये कार्य के और ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक वो है, क्या कहते हैं,
मान। अब 1 अर्ग, एक अर्ग, ये एक अर्ग होता क्या है? एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। जब मात्रक सेम है तो यानी इनकी विमा भी सेम होगी। ठीक है। अब एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है। तो जब एक अर्ग में पूछा है तो 10⁻⁻7 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 4.184 जूल। एक किलो कैलोरी 4184, यानी इसको हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है। एक वाट घंटा यानी 3600 जूल, यानी 3.6 मेगा जूल। ठीक है। और एक किलोवाट घंटा यानी 3.6 गुना 10⁶ न्यूटन। सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है। तो अब देखो, ये जूल था, है ना, और ये न्यूटन है। ये सेम कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है W इजिकल टू F इंटू एस। एफ का मात्रक न्यूटन और एस यानी दूरी का मात्रक इंटू मीटर। ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? किसी की भी कार्य करने की जो क्षमता होती है हम उसको ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। यानी जितनी उसकी क्षमता होगी वो इतना ही कार्य कर सकता है। ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, गति के कारण। ठीक है। गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की गति के कारण होती है। ये होती है, इसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पर द्रव्यमान होगा और वी यहाँ पर वेग। ठीक है। अब इसमें इस फॉर्मूले पे K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान, वी हमारा वेग होता है। और इस पर हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वो बोल देता है, अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जब द्रव्यमान दुगना किया है यानी ये इसके प्रोपोर्शनल है, यानी जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतनी ही गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। और अगर वो बोले कि अगर द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा भी हमारी आधी हो जाएगी। ये तो था द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा पर प्रभाव। अब देखते हैं कि अगर उसने बोला है कि जो वेग है वो 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारा रियल फॉर्मूला है। अगर हम v की जगह यहाँ पर 2v रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 4v स्क्वायर, यानी जो हमारा गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी। और अगर इसको
अगर इसको आधा कर दिया जाए तो ये 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब होता है कि एक ऊर्जा का प्रथम नियम है कि जो ऊर्जा है वो ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर की जा सकती है, यानी रूपांतरित की जा सकती है। अब ये रूपांतरण के ऊपर बहुत सारे मेन क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है, पहले तो इन जो ये ऊर्जाएं हैं इनके बारे में बात करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, यानी किसी भी द्वारा ऊष्मा प्रदान होती है वो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा आती है। विद्युत ऊर्जा होती है, दो चार्ज होते हैं, उनमें अगर वो विपरीत होते हैं तो उनके जो प्रतिकर्षण बल होता है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कंपन ऊर्जा को मिलाकर हमारी यांत्रिक ऊर्जा बनती है, यानी किसी निकाय द्वारा किया गया जो निकाय को हम ऊर्जा देते हैं वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा ये होती है कि किसी भी केमिकल वगैरह इन सब से रिएक्शन करना, या फिर आती है पेशीय, यानी जिसमें हम बल लगाते हैं वो हमारी पेशीय ऊर्जा होती है। फिर नाभिकीय ऊर्जा होती है, इसमें एक नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, किसी भी नाभिकीय संलयन या विखंडन से बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या होता है, आप उसको प्लग लगाते हैं तो उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, यानी ली तो उसने विद्युत है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, यानी दे क्या रहा है आपको, ऊष्मा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन करने की जरूरत है कि विद्युत हीटर को हमने प्लग लगाया तो उसमें विद्युत गई, यानी विद्युत ऊर्जा मिली, और वो देगा क्या हमें, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा प्रदान कर रहा है। अब लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या है, उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे और हमें ध्वनि मिलेगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, डायनमो, डायनमो क्या होता है, एक तरह से हमें ऐसे वर्क करना पड़ता है और उसके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यानी ये क्या करता है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा, यानी जब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को गति दी, ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा हुई, तो यांत्रिक ऊर्जा उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फिर है कार की बैटरी, कार की बैटरी यानी रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड वगैरह लगे रहते हैं, तो इससे ये रासायनिक ऊर्जा हुई। और जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। फिर उससे हम क्या करते हैं, जो गाड़ी में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाने चला सकते हैं, ट्रैफिक कोड वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। फिर फेंका गया पत्थर, अब फेंकते हम ऐसे हैं तो हमारा पेशीय बल लग रहा है, तो पेशीय बल उसको क्या दे रहा है, गतिज ऊर्जा। तो पेशीय ऊर्जा से हमें क्या मिल रही है, गतिज ऊर्जा। वाष्प इंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाष्प इंजन, वाष्प इंजन क्या होता है, ऊष्मीय, क्योंकि वाष्प से क्या मिलेगी, ऊष्मा। तो ऊष्मीय ऊष्मा हम किस में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, फिर जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला होता है, उसमें कार्बन वगैरह काफ़ी सारे जो केमिकल होते हैं उससे रिएक्ट करता है, तो फिर वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर विद्युत सेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे ये सेल वगैरह हम डालते हैं अपना घड़ी वगैरह में, या फिर इनमें ये अलग अलग तरह के सेल होते हैं, या फिर गोल गोल सेल आते हैं उसमें इलेक्ट्रोड वगैरह लगाता है, काफ़ी सारे केमिकल डाले हुए होते हैं, तो वो एक तरह से रिएक्शन करता है, तो वो एक तरह से रासायनिक ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। जब रासायनिक ऊर्जा होगी तो उससे हमें क्या मिल रही है, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा मिल रही है, तो हम उससे कुछ भी बैटरी चला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा विद्युत अपघटन, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब, ये तो आप रियल लाइफ में रोज देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा, यानी विद्युत बल्ब से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिल रहा है,
और ऊष्मा भी मिल रही है। बिजली, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी पंखे वो गति प्रदान कर देता है, तो यानी वो गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा हुई तो यानी यांत्रिक ऊर्जा। बिजली का चूल्हा ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर आता है टरबाइन। टरबाइन, इनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, आपने सुना भी होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी उसमें हम गतिज ऊर्जा वगैरह दे के तो फिर विद्युत ऊर्जा मिलती है। ऐसी पवन चक्की, पवन चक्की में एक पंखा सा होता है, उसको हम चलाते हैं, तो यानी जब उसको गति प्रदान की तो यानी यांत्रिक ऊर्जा हुई। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी। फिर आता है विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम में बहुत सारे रसायन होते हैं और इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, अभी मैंने बताया था किसी संलयन या विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यानी रासायनिक ऊर्जा को ये नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर आता है माइक्रोफोन, मोस्ट इंपोर्टेंट। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर आता है सितार, सितार, सितार क्या करता है, आप जो उसके वायर होते हैं उनको ऐसे गति प्रदान करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा हुई। अब वो यांत्रिक ऊर्जा आपको क्या दे रही है, क्या दे रही है, यानी ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि सितार से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मोमबत्ती, मोमबत्ती जल रही है, उसमें ऑक्सीजन है तभी तो वो जल रही है, तो यानी रासायनिक ऊर्जा को वो प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा से में कन्वर्ट करता है। ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर, जब ऊंचाई से गिर रहा है, पहले वो ऊंचाई पर था तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अब वो गिरने लग गया तो यानी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। बिजली, बिजली की घंटी और टेलीफोन ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और रेडियो एक्टिव विघटन नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। फिर आती है गतिज ऊर्जा, अभी की थी, अभी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है यानी गुरुत्व जो बल होता है उसके विरुद्ध हमारे किसी भी वस्तु को ऊपर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यानी कोई भी वस्तु जितनी उसका फॉर्मूला होता है, इसे यू से प्रेजेंट करते हैं mgh, यानी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाइट पर डिपेंड करती है, यानी जितनी बढ़ती जाएगी और वो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। जैसे वो पृथ्वी के तल पर पहुंच जाएगी यहाँ पर तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य हो जाती है। जैसे देखा होगा आपकी चेयर रखी है तो यानी इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। और स्थितिज ऊर्जा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम घड़ी होती है उसमें चाबी भरते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जब कोई घड़ी होती है उसमें चाबी भरते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी घड़ी की चाबी, इसमें कौन सी ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे कि इसके काफी सारे, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है, हम उसको दबा देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, तो यानी स्प्रिंग में भी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, लेकिन इसको हम नाम दे देते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी स्प्रिंग के लिए कौन सी यूज होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है। अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पर रख दे, वो कर देते हैं, तो ये होगी हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और होती है हमारी एक चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, सॉरी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी होगी जैसे कि दो चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इधर के साइड। ठीक है, जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो हमें इनके पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य हमारा किसमें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा।